जी, अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 112। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? हमारे आईटी सीखने जा रहे हैं, जो कि ना पहले कभी हमें आई, ना अब आएगी समझ। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आएगा ना, है ना? समझ में आए ना एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको हमने तैयार करना है। लेकिन कांसेप्ट ईज़ी हैं, ईज़ी हैं। तो याद रखिए ये हम सारी आईटी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ़ वो बेसिक कांसेप्ट्स पढ़ेंगे जिनका हमारे ऑडिट से ताल्लुक है। स्टार्ट होने जा रहा है हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है ये ज़हन में रखिएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो, और जो डाटा मेंटेन किया जाता है, एंटर किया जाता है, अपडेट किया जाता है उसमें। यानी आईटी सिस्टम इज इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस डाटा। सॉफ्टवेयर को हम समटाइम प्रोग्राम भी कहते हैं, एक ही बात है। सॉफ्टवेयर का लिया प्रोग्राम करना एक ही बात है। कंप्यूटर सिस्टम जब आया, लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसने तकरीबन दुनिया की हर फील्ड को इफेक्ट किया। बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए, कुछ नेगेटिव चेंजेस कुछ भी आए। हमारे क्लाइंट ने इसको पहले ऑप्ट किया, ऑडिट फर्म ने थोड़ा बाद में, क्लाइंट ने इसको पहले ऑप्ट किया अपने बिजनेस ऑपरेशंस में। तो जिस वक्त क्लाइंट ने आईटी सिस्टम यूज करना शुरू किया, उसको बहुत से फायदे हुए आईटी सिस्टम के। क्या? कम्युनिकेशन जो थी वो क्विक हो गई। वो यहीं पे बैठ के अगर यूएसए में कोई पैगाम पहुंचाना है, पहले हफ्तों लग जाया करते थे, अब कुछ सेकंड में पैगाम तो पहुंच जाता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्विकली प्रोसेस हो जाते हैं, एरर्स कम होते हैं। अच्छा ये नहीं होती नहीं है, अब तो टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, लेकिन एरर्स की तादाद बहुत कम हो गई। तो बिजनेस में इनको यूज करना शुरू कर दिया। आज भी अगर हम ट्रू सेंस में देखें, तो दुनिया का हर बिजनेस किसी ना किसी एंगल से आईटी सिस्टम को यूज कर रहा है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि प्रोबेबली प्रोबेबली कि दुनिया का तकरीबन हर बंदा पर्सन आईटी सिस्टम को यूज कर रहा है, चाहे अपनी बिजनेस लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में। आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब तो आईटी सिस्टम इतना पॉपुलर हो चुका है, इतना कॉमन हो चुका है कि हमारे यहाँ जो 3, 4, 5 साल का बच्चा है, वो भी कुछ ऐप्स को चला सकता है, यूज़ कर सकता है मोबाइल को। अब इसी लेकिन ये सिचुएशन आईटी इस लेवल पे फ़ौरन नहीं पहुँची। आज से 25-30 साल पहले अगर हम देखें, तो उस वक़्त जब क्लाइंट ने हमारे क्लाइंट से बड़ा बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस, उन्होंने जब आईटी सिस्टम को ऑप्ट किया, तो एक बहुत बड़ी डिबेट हमारे ऑडिट प्रोफेशन में स्टार्ट हुई, बहुत बड़ी डिबेट, कि क्लाइंट ने आईटी सिस्टम को यूज़ किया है, अपने ऑपरेशंस में यूज़ करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में भी यूज़ करता है। जैसे अगर आप देखें आजकल भी बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। पीएचडी वगैरह ईआरपी सिस्टम है, ठीक है? और बहुत सी ऑर्गनाइज़ेशन सेज और बहुत सी। तो डिबेट ये स्टार्ट हुई कि क्या एज़ ऑडिटर हमें उन आईटी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें उसकी वर्किंग को टेस्ट करना चाहिए, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो आईटी सिस्टम सही काम कर रहे हैं कि नहीं? ये डिबेट स्टार्ट हुई। तो हमारा प्रोफेशन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। कुछ लोगों का ख्याल ये था, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें आईटी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये तो स्पेशलिस्ट लोगों का, जैसे मेडिकल की फील्ड डॉक्टर्स के लिए है, ठीक है? जैसे कंस्ट्रक्शन की फील्ड इंजीनियर्स के लिए है। उसी तरीके से ये उतना ही जिस तरह बाकी की फील्ड स्पेशलिस्ट के लिए है और हम उस फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं होते, उसी तरह आईटी की फील्ड भी आईटी स्पेशलिस्ट के लिए है और हम आईटी स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हम तो अकाउंटिंग और ऑडिट एक्सपर्ट हैं। हमें आईटी क्लाइंट का आईटी सिस्टम टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए कि जो बड़ा आर्गुमेंट वो देते हैं ना, बड़ा आर्गुमेंट वो ये कि देखें हम ऑडिटर हैं, हमारी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। इसलिए अगर हम आउटपुट और इनपुट को चेक कर लेते हैं, आउटपुट से मुराद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनपुट से मुराद ट्रांजैक्शंस, आउटपुट को इनपुट के साथ मैच करके इनपुट को चेक कर लेते हैं, तो प्रोसेसिंग में क्या कुछ हो रहा है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, कोई लेना-देना नहीं है। तो हमें सिर्फ हमें आईटी सिस्टम को चेक करने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत है जो आईटी सिस्टम से प्रोड्यूस हुई, और चूंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस इनपुट एंट्रीज है, तो वो एंट्री चेक कर लेनी चाहिए। प्रोसेसिंग किस तरीके से हुई, उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस अप्रोच को कहते थे ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर। इस अप्रोच को क्या कहते थे? ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर। कहते हैं ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर क्या है? ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर है जिसमें इंटरनल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या क्लाइंट के आईटी सिस्टम वो हम चेक नहीं करते, नॉट ऑडिटेड। कौन सी चीज नॉट ऑडिटेड? प्रोग्राम्स, क्लाइंट के प्रोग्राम, क्लाइंट का आईटी सिस्टम नॉट ऑडिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड, लेकिन क्लाइंट का आईटी सिस्टम नॉट ऑडिटेड। और फिर क्या किया जाता था? आउटपुट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो इस सिस्टम की आउटपुट होती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जाता था इनपुट के साथ। ठीक है? इनपुट से देखा आउटपुट को कंपेयर किया जाता था और देखा जाता था एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके कि क्या आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है। ठीक है? यानी आउटपुट के ऊपर समझ एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म किए गए। जब उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कंपेयर किया गया, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं होता ना, ऑडिटर अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करता है, उसे क्लाइंट की रिकॉर्डिंग के साथ कंपेयर, और फिर टेस्ट ऑफ डिटेल भी वो कैसे? आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर किया। सिर्फ यही काम होते थे। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर में क्या होता था? आईटी प्रोग्राम चेक नहीं होते थे, तो फिर क्या होता था? इनपुट को आउटपुट के साथ कंपेयर किया जाता था और आउटपुट को एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कंपेयर, खत्म। यानी ये अगर हमारा आईटी सिस्टम बराबर है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, याद है? हमने पहले भी 2-3 दफा ये सिस्टम यूज़ किया है। तो ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर में कंप्यूटर के इर्द-गिर्द की चीज़ों को तो चेक किया जाता था। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर, कंप्यूटर के इर्द-गिर्द की यानी आउटपुट और इनपुट को, कंप्यूटर को नहीं चेक किया जाता था। ठीक। इस अप्रोच में फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारे सामने कुछ मसले मसाइल आना शुरू में इसी अप्रोच को काफ़ी गाइड करते थे। मसले मसाइल सामने आना शुरू हुए। क्या मसले मसाइल सामने आना शुरू? ऑडिट रिस्क इसमें इंक्रीज़ हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई आईटी सिस्टम की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का एविडेंस नहीं होता था कि आईटी सिस्टम सही ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल एक शायद मैंने पहले भी आपको एक प्रोग्रामर की फ्रॉड की एग्जांपल बताई होगी कि जिसमें एक आईटी सिस्टम में जिन दिनों में डिबेट चलती थी ना कि आईटी सिस्टम हमें टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन्हीं दिनों में कुछ फ्रॉड हुए जिससे हमें इस नतीजे पे पहुंचने में हेल्प मिली। एक फ्रॉड क्या हुआ? एक बैंक था, बैंक ने कहा सर हम मैनुअली काम करते हैं, हमारे पास 200 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में हमारे पास 150 कस्टमर है, कुछ ने पैसे जमा करवाए हैं, कुछ ने लोन लिया, कुछ ने जमा कराया, हम दोनों को इंटरेस्ट देते हैं, हर महीने हर पार्टी की हर ब्रांच में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, हमारे आधे से ज्यादा स्टाफ यही काम करता रहता है, सैलरी एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा। तो आप हमें एक प्रोग्राम बना के दीजिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, हम सिर्फ उसमें डेली बैलेंस अपडेट किया करें, मंथ एंड पे वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दे। भाई आईटी सिस्टम ने हेल्प की, कर सकता है?
प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया, उसमें एक हिडन कोड डाल दिया। हिडन कोड क्या कि जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ना, सारी कैलकुलेशन सही करो। जब इंटरेस्ट कैलकुलेट, ये यूएसए का एग्जांपल है, और अगर इंटरेस्ट आए ना $113.43, तो बैंक में एक्सपेंस के तौर पे $113.43 ही डेबिट करो। कस्टमर के अकाउंट को $113 से क्रेडिट करो, और $0.43 से मेरा एक डमी अकाउंट, एक फेक अकाउंट होता था, उसने क्रिएट किया हुआ, उसको क्रेडिट कर दो। अब देखिए, ऑडिटर जब ऑडिट करते थे, ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर, क्या वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन या सॉफ्टवेयर की वर्किंग चेक करते थे कि प्रोग्राम क्या बना? नहीं करते थे। उन्होंने क्या देखा, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए लोन एग्रीमेंट में, जितना इंटरेस्ट होता था उतना एक्सपेंस आ रहा होता था। मंथ एंड में जितना बैलेंस होता था उसकी कंफर्मेशन सेंड करते थे, पार्टीज ओके कर देती थी। क्यों बोला? क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर पार्टी पाकिस्तान में भी जब कैलकुलेशन वेरिफिकेशन यहाँ तो करती नहीं है, या करती हैं तो इतना एग्जैक्टली राउंड कर लेती है, तो राउंड ऑफ कर लेते थे, किसी को पता नहीं चला। वो अब इमेजिन नहीं कर सकते आप कि उसने चंद सालों में कितना मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। पकड़ा कैसे गया? एक दफा कोई प्रॉब्लम आ गई, शायद कोई लाइट वगैरह का मसला था, जिसकी वजह से बैंक ने ये फैसला किया कि इस मंथ का ट्रायल बैलेंस हम मैन्युअली प्रिपेयर करेंगे। अब जब मैन्युअली प्रिपेयर किया तो उसमें क्या डमी बैलेंस आ रहा होगा? वो नहीं है, उनका ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, आहिस्ता-आहिस्ता होते-होते फिर पता चला, सारा ट्रेल देखा तो पता चला कि ये डमी फ्रॉड हुआ है। जब ये और इस तरह के और भी फ्रॉड सामने आए, तो फिर ऑडिटर्स के ऊपर भी उंगलियां उठना शुरू हुई कि सर ये फ्रॉड है, आपकी तो रिस्पांसिबिलिटी होती है। चलें सारे ना सही, मटीरियल फ्रॉड, एब्सोल्यूट ना सही, रीजनेबल एश्योरेंस ही सही। तो ये तो आपको चेक करना चाहिए। आप तो आईटी सिस्टम में एब्सोल्यूट क्या, रीजनेबल क्या, लिमिटेड एश्योरेंस भी नहीं देते, बिल्कुल हाथ नहीं लगाते सिस्टम को। तो आपको सिस्टम को भी देखना है। तो फिर एक दूसरी अप्रोच आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हुई, जिसे नाम दिया गया ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। अब ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में जब ये सामने आई अप्रोच, इसमें हमारा तरीकाकार क्या होता था? इसमें अब हमारे कुछ सीनियर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि देखिए, ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर ठीक है, जब तक कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ था, सही चला। कंप्यूटर इजाद हुआ, फिर भी कुछ अर्से तक हमने इसके ऊपर काम किया, ठीक। लेकिन अब मसले-मसाइल फ्रॉड आना शुरू हो गए। पब्लिक हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम आईटी सिस्टम को भी थोड़ा बहुत चेक करें। और फिर वैसे भी देखें, अगर क्लाइंट अपने ऑपरेशंस में आईटी सिस्टम यूज़ कर, देखिए ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर की सबसे बड़ा आर्गुमेंट पता क्या था? कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जिम्मेदार हैं, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस के लिए नहीं, इसलिए आईटी सिस्टम को टेस्ट नहीं करना। लेकिन अब ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर जब आया, तो इन्होंने भी अपना सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये दिया कि अगर क्लाइंट ठीक है, हम आउटपुट के लिए जिम्मेदार हैं, इनपुट के लिए प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदारी नहीं है, हम सिर्फ ओपिनियन किसके ऊपर देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन जब क्लाइंट अपने ऑपरेशंस में, ट्रांजैक्शंस में आईटी सिस्टम को यूज़ कर रहा है, तो आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन गया। आईटी सिस्टम क्या हुआ? जब क्लाइंट ने आईटी सिस्टम अपने ऑपरेशन में इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आईटी सिस्टम क्या हुआ? इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन गया। तो जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो चूंकि आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन गया है, इसलिए हमारे ऊपर लाजिम हो गया कि इंटरनल कंट्रोल के साथ-साथ अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो क्लाइंट की आईटी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करे। और जिस तरह इंटरनल कंट्रोल अगर हम असेस करते हैं कि स्ट्रांग है और उसको टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से हमें आईटी सिस्टम को भी टेस्ट करना चाहिए। इस अप्रोच को नाम दिया गया ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। ऑडिटिंग अराउंड इर्द-गिर्द नहीं, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर के अंदर घुस जाओ। क्लाइंट का आईटी सिस्टम जो भी यूज़ कर रहा है उसके अंदर घुस जाओ और देखो कि अंडरस्टैंड करो क्लाइंट का आईटी सिस्टम, अंडरस्टैंड, और क्या करो फिर? टेस्ट करो कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरेस्ट की कोई डमी कैलकुलेशन खुद भी करके देखो और देखो कि अमाउंट किस-किस अकाउंट में जा रही है। सही अकाउंट में जा रही है कि नहीं जा रही? तो बताइए मुझे, आपके ख्याल में क्या आप कन्विंस्ड हैं? ऑडिटर को जजमेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऑडिटर को आईटी सिस्टम अंडरस्टैंड और टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है? ये जिम्मेदारी बन गई। अब प्रैक्टिस में कुछ ऑडिटर ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद आईटी स्किल सीखी है, या कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद आईटी स्किल नहीं सीखी, लेकिन फर्म के अंदर ये एक आईटी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जाता है। नॉर्मली जिस क्लाइंट में सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज़ हो रहा हो ना, उस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट से कोई पर्सन साथ ले जाते हैं कि वो टीम का हिस्सा बना लिया जाए और वही टेस्टिंग वाला काम वो करे। लेकिन बहरहाल हमें पता होना चाहिए कि एज़ ऑडिटर हमारी रिस्पांसिबिलिटी अब क्या है। क्लियर? चलिए, तो ये तो था ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर और ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। ठीक? ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर में करते क्या थे? इनपुट आउटपुट को वेरीफाई करते थे, इंटरनल प्रोसेसिंग प्रोग्राम इग्नोर कर देते थे। लेकिन इसमें कुछ मसले मसाइल सामने आए, इसमें रिस्क इंक्रीज होता क्या? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को ऑफ आईटी सिस्टम के बारे में कोई एविडेंस नहीं होता था हमारे सामने। और अगर कभी कोई डिफरेंस आ जाता था, अगर कभी कोई डिफरेंस आ जाता है, जैसे इस केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस की 100 की फिगर पता चल गया, पॉइंट्स की फिगर नहीं पता चली, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना बड़ा मुश्किल होता था, उसको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता था, उसको फिर मैन्युअली ट्रेस करना पड़ता था। तो अगर डिस्क्रिपेंसी सामने आ जाए, तो इनपुट और आउटपुट में डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करना, रिकंसाइल करना मुश्किल होता है, क्योंकि वर्किंग तो हमने चेक नहीं की, अभी इधर से ट्रांजैक्शन भेजी, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं गई तो किधर गई? वो अंदर ही कहीं गुम हो गई, किधर गई? कुछ पता नहीं। फिर ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में सबसे अहम चीज क्या है कि हम क्लाइंट के आईटी सिस्टम को भी चेक करते हैं, उसकी ऑपरेशन, उसकी वर्किंग। ऑडिटिंग अराउंड और ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर के कुछ ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर के कुछ फायदे हैं? क्या कुछ एडवांटेजेस हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो हम अभी स्टडी करते हैं। सबसे पहले सुनिए, अभी तक की डिस्कशन में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें ऑडिट करते हुए क्लाइंट के आईटी सिस्टम को टेस्ट करना है। बताइए इस बात में मेरे साथ हैं? आगे चलो। अब अगला सवाल, टेस्ट करना है तो कैसे करना है? भाई टेस्ट करना है तो ऐसे जैसे लोहे को लोहा काटता है, तो क्लाइंट का आईटी सिस्टम चेक करना है। हमारे पास भी आईटी सिस्टम होना चाहिए, हमें भी लैपटॉप की जरूरत है, उसमें सॉफ्टवेयर होने चाहिए। हैं? इसीलिए आपने देखा होगा, आजकल आप देखना बिग फोर फर्म या कुछ दूसरी फर्म भी, उनकी कोशिश होती है कि अगर अच्छे क्लाइंट्स पे जो आईटी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, वहां पे टीम को भेजे तो टीम के हर मेंबर के पास लैपटॉप होना चाहिए। वो लैपटॉप किस लिए? वो फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए नहीं, वो आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। वो लैपटॉप टीम मेंबर्स को, ऑडिट टीम मेंबर को किस लिए दिया जाता है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या है? कैट्स, सिंपली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, यानी ऑडिट टेक्निक्स, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना किसकी मदद से? असिस्ट, कंप्यूटर असिस्टेड। यानी कैट्स का मतलब ये है कंप्यूटर की मदद से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। अगर आप अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में किसी भी फेज में कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे आप क्या कर रहे हैं? कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। अच्छा मुझे बताइए, ये जो कैट्स यूज कर सकते हैं हम एज ऑडिटर, ये सिर्फ रिस्क असेसमेंट में यूज कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, या हर फेज में? हर फेज में याद रखिए शाबाश। तो कैट्स का मतलब क्या है? कैट्स का मतलब है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, किस लिए इस्तेमाल करना? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। अच्छा कैट्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो 3 हमारे फेजेस हैं ऑडिट के, 3 हमारे फेजेस हैं, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर।
कैट्स को इस्तेमाल करते हैं कितने फेजेस में? 3, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अच्छा बताइए कैट्स के कोई फायदे होंगे? क्या फायदे होंगे? टाइम सेव होगा, एफिशिएंट वर्क होगा, एक्यूरेसी होगी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्विकली प्रोसेस कर लेंगे। ठीक। अच्छा क्या इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी होंगे? कॉस्ट ज्यादा। अच्छा कॉस्ट में सिर्फ ये नहीं कि हार्डवेयर की कॉस्ट ज्यादा होगी, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की और ट्रेनिंग की भी, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कैट्स के, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। फिर मैं क्रॉस मैच कर लूं ताकि इंश्योर करने सारे डिस्कस हो गए। एडवांटेजेस कहता है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑडिटर क्लाइंट के आईटी सिस्टम को चेक करने के काबिल होगा। एग्री करते हैं? क्लाइंट की ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर पॉसिबल ही कैट्स की वजह से हुई है। क्लियर? ये एडवांटेज एग्री करते हैं? किस चीज का एडवांटेज है? कैट्स का। पहला एडवांटेज क्या है? आप ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर करने के काबिल हो जाते हैं। क्लाइंट का इंटरनल सॉफ्टवेयर, इंटरनल प्रोग्राम चेक करने के काबिल हो जाते हैं, जो कैट के अलावा पॉसिबल नहीं है। क्लाइंट का प्रोग्राम कंप्यूटर ना लेके जाए साथ और खुद क्लाइंट का सीपीयू खोलें, तारे देखें किधर से डाटा आ रहा है, किधर जा रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चला सकते हैं? नहीं चला सकते। वो तो सारा जो भी अंदर जो भी चल रहे हैं वो कोई ना कोई आईटी सिस्टम चेक करेगा ना, हम थोड़ी चेक करेंगे। तो कैट सबसे बड़ा फायदा क्या है कैट्स का? क्लाइंट का आईटी सिस्टम चेक हो जाता है। और क्या फायदा है? कहता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एक्यूरेटली प्रोसेस हो जाता है, एफर्ट्स रूटीन वर्क से कम होके जजमेंटल वर्क के ऊपर फोकस हो जाती हैं। रूटीन वर्क हमारा कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अगर हमें बड़े पैसे खर्च, एक ही डिसएडवांटेज को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, क्या? पैसे खर्च करने पड़े और ये अच्छा खासा डिसएडवांटेज। अच्छा बताइए ये कैट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को सामने रख के बताइए। क्या आप पसंद करेंगे कि आपके जितने भी ऑडिट क्लाइंट्स हैं सब पे कैट्स अप्लाई करें? किसमें? क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। अगर तो बड़ा क्लाइंट है, यानी बड़ा क्लाइंट से बड़ा बिलिंग भी ज्यादा है, मेजर आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं, वहां पे कैट्स को अप्लाई कर लेंगे, वरना हम कैट को कम अप्लाई करेंगे। बहरहाल ये आपका अपना डिसीजन है कि आपने किस लेवल पे कैट्स को जाके अप्लाई करना है। ठीक है? मिनिमम टेस्टिंग करनी है या मैक्सिमम, वो आपकी मर्जी। लेकिन बहरहाल जो क्लाइंट भी आपका आईटी सिस्टम यूज कर रहा है ना, आपको कैट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अच्छा बताइए कैट्स का मतलब क्या है? यूज ऑफ कंप्यूटर इन परफॉर्मिंग ऑडिट। ये कितने फेज में होता है? हर फेज में। और ऑडिटर के फेजेस 3 होते हैं, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट में भी कैट्स यूज होंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी कैट्स यूज होंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी कैट्स यूज होंगे। ठीक? अच्छा बताइए आप अपने ऑफिस के वर्क में सिर्फ जनरल पूछ रहा हूं क्वेश्चन, या अपने कॉलेज असाइनमेंट वगैरह के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते होंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, हर सॉफ्टवेयर का पर्पस डिफरेंट है। वर्ड टाइपिंग करने के लिए कोई और सॉफ्टवेयर, वर्ड कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल, और पावर पॉइंट जहां पे पिक्चर्स वगैरह कुछ इस तरह का इमेजेस हो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर। उसी तरह बताइए कैश को इस्तेमाल करना है, क्या दुनिया में एक ही सॉफ्टवेयर होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट। तो रिस्क असेसमेंट के लिए अलग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए अलग, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे अलग से सॉफ्टवेयर। रिस्क असेसमेंट में जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं किस पर्पस के लिए करते हैं? फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए। फ्लो चार्ट एक टेक्निक है क्लाइंट के अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ड्रा करने की। आपको याद होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर 12, जब सारे सिस्टम पढ़ लिए थे तो हमने कंसेप्ट सीखा था इसको डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट करने का एक तरीका फ्लो चार्ट भी था। उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज याद है आपको? जब गैस को रिस्क असेसमेंट के तौर पे यूज फ्लो चार्ट, लेकिन ये फ्लो चार्ट हमारे सिलेबस में अब नहीं है, पहले हुआ करता था। फ्लो चार्ट अब हमारे सिलेबस में ड्रा करना नहीं है, उसकी डेफिनेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकता है, ड्रा करना हमारे सिलेबस में नहीं। इसलिए जब कोई हमसे पूछे कि कैट्स की कितनी टाइप्स हैं तो हमने 3 नहीं कहनी, हमने 2 कहनी है टाइप। एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए जिसका नाम है टेस्ट डाटा, और एक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जिसका नाम है ऑडिट सॉफ्टवेयर। कैट्स की कितनी टाइप्स? 2 टाइप्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए क्या नाम? टेस्ट डाटा, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए ऑडिट सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई आपसे पूछे टेस्ट डाटा बताओ क्या है, आपके कैट्स की एक टेक्निक है जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए यूज होती है। ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है? कैट्स की एक टेक्निक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। ठीक है? फिर वो आपसे पूछेगा कि अब थोड़ा मजीद डिटेल में समझाइए, टेस्ट डाटा को भी ऑडिट सॉफ्टवेयर को भी डिटेल में समझाइए कि अगर आपने ये कहा इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए टेस्ट डाटा इस्तेमाल होगा तो इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे इस्तेमाल होगा। अब सुन लीजिए, पहली चीज जब हम कहते हैं ना कि टेस्ट डाटा यूज होगा कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए टेस्ट डाटा यूज होगा। इसका मतलब होता है वो कंट्रोल जो आईटी बेस्ड हैं उनको टेस्ट करने के लिए टेस्ट डाटा इस्तेमाल होगा। आपने देखा होगा हमारे चैप्टर 10 के सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि मैन्युअली होते हैं, जैसे रिकंसिलिएशन वगैरह बनाना, और कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की मदद से हो सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, आप जो कंपेयर करते हैं इस साल पिछले साल की निस्बत कितनी सेल्स इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, तो इसमें कंप्यूटर यूज। इसी तरह इंटरनल कंट्रोल में भी आपने पढ़ा कि कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जो कि मैन्युअली परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, अप्रूवल्स दी जाती हैं, और कुछ ऐसे हैं कंट्रोल्स जिनको परफॉर्म करने के लिए आईटी सिस्टम यूज किया जाता है, जैसे इन्वेंटरी का मिनिमम और मैक्सिमम लेवल। ठीक है? जैसे ऑलरेडी अगर क्रेडिट लिमिट्स को एस्टैब्लिश कर दिया जाए, तो मेन कंसेप्ट ये हुआ कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हुए बहुत से कंट्रोल्स मैन्युअली टेस्ट होंगे और बहुत से कंट्रोल्स कैट्स को कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए टेस्ट होंगे। ठीक है? टेस्ट डाटा किनको कवर कर रहा है? उन कंट्रोल्स को जो कंप्यूटर बेस्ड है। ऑडिट सॉफ्टवेयर किन प्रोसीजर को कवर कर रहा है? क्या इन्वेंटरी को वेरीफाई करते हुए सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज होगा? नहीं, कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। अब यही आपका इम्तिहान है जजमेंट का। अब बाकी के लेक्चर में मैंने यही चीज समझानी है आपको कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए किन-किन एरियाज में ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हुए किन-किन कंट्रोल्स में टेस्ट डाटा यूज हो सकता है। आगे सिर्फ यही समझाना। ठीक है? अगर आपसे कहे, अब इसका पहले मैं आपको रूल बता दूं फिर प्रैक्टिस करते हैं। रूल क्या है? अगर आपसे कहे बताओ ऑडिट सॉफ्टवेयर को डिफाइन करो, हम कहेंगे यूज ऑफ कैट इन परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिर दूसरे नंबर पे कहे अच्छा बताओ एग्जांपल्स दो इन्वेंटरी के एरिया को वेरीफाई करते हुए ऑडिट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करोगे। इसमें पहली चीज ध्यान रखिएगा,
ये क्वेश्चन मुझे बताइए चैप्टर 10 का है या कि चैप्टर 13 का? रिक्वायरमेंट समझी आपने? बताइए इन्वेंटरी पे सब्स्टेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आप कौन-कौन से ऑडिट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे? ये 10 का क्वेश्चन है 13 का? दोनों का। करना क्या आपने? आपके ज़हन में 10 के सारे प्रोसीजर आ जाएँ इन्वेंटरी के। फिर आपने वन बाय वन सोचना है कि कौन-कौन सा प्रोसीजर कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म हो सकता है। कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म हो सकता है। उसे आप कहेंगे हम ऑडिट सॉफ्टवेयर को इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछे बताइए टेस्ट डाटा को टेस्ट डाटा को डिफाइन कीजिए। तो हम कहेंगे डमी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और फिर देखना कि उसका जो आउटकम है वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच करता है कि नहीं। फिर वो क्या पूछेगा? पूछेगा बताओ कि सेल्स सिस्टम में आप टेस्ट डाटा कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब बताइए अच्छा सेल्स सिस्टम से मुराद याद रखें, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अकाउंट। उसमें सेल्स भी शामिल हो जाता है, डेटा भी शामिल हो जाता है। और बाज़ औक़ात हम अगर नंबर ज़्यादा हो इन्वेंटरी को भी शामिल कर देते हैं। क्योंकि सेल्स सिस्टम से मुराद पूरा उसमें डेटा भी है, इन्वेंटरी भी निकली होती है, डेटा सारे होते हैं। सेल्स की एंट्री, सेल्स के ट्रांजैक्शन डेटा को भी तो फैक्ट कर रही होती है। तो सेल्स में सेल्स के प्रोसीजर तो लिख ही देंगे। मज़ीद प्रोसीजर लिखने होंगे ना अगर सेल्स सिस्टम जब वर्ड यूज़ करें सेल्स सिस्टम। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या आपको पता चल गया कि कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? कैट्स हमने इस्तेमाल क्यों स्टार्ट करना शुरू किए थे? कंप्यूटर के आने के बाद। अब की दुनिया में मुझे बताइए ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर के ज़रिए काम होता है कि ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर? ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में क्या करते हैं हम? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या है? कि हम अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। हम कौन-कौन से ऑडिट प्रोसीजर में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई रिस्क असेसमेंट में भी कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, सब्स्टेंटिव प्रोसीजर में भी। रिस्क असेसमेंट निकल गया सिलेबस से। कैट्स की 2 एग्जांपल कौन-कौन से? टेस्ट डाटा, ऑडिट सॉफ्टवेयर। अगर हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करें कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए, इसे कहेंगे टेस्ट डाटा। अगर कंप्यूटर को इस्तेमाल करें हम सब्स्टेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब हमने टेस्ट डाटा की डेफिनेशन जो उसने ऑफिशियली दी है वो और उसकी एग्जांपल समझनी है। और फिर ऑडिट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल समझनी है और लेक्चर खत्म। पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट डाटा। कहते हैं टेस्ट डाटा क्या है? टेस्ट डाटा है जिसमें आप एक डमी ट्रांजैक्शन होती है। डमी ट्रांजैक्शन समझते हैं? फेक ट्रांजैक्शन। डमी ट्रांजैक्शन जो कौन डेवलप करता है? कोई हैकर नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, ऑडिटर। ऑडिटर डेवलप करता है। कंसेप्ट गलत ना करवा मेरा भाई। इंटरनल का लफ्ज़ मैंने बोला ही नहीं। अच्छा वाला लेक्चर चल रहा था। डमी ट्रांजैक्शन डमी देखें अगर क्लाइंट की इजाजत के बगैर कोई डमी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देना उसे हैकिंग कहते हैं। और क्लाइंट कहता है हमारे सिस्टम में वायरस भेज दिया हमें। तो डमी ट्रांजैक्शन याद रखें क्लाइंट की इजाजत के साथ रिकॉर्ड की जाती है। क्लाइंट से इजाजत ले ली जाती है। सर हम आपके सिस्टम को चेक करना चाहते हैं। चेक करने के लिए हमें इसमें एक डमी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आपकी तरफ से इजाजत है? क्लाइंट कहता है ठीक है इजाजत है। बाद में इसको रिवर्स कर देना। याद रखना कौन सी ट्रांजैक्शन है और बाद में इसको रिवर्स कर देना, कर ले। तो डमी ट्रांजैक्शन डेवलप कौन करता है? ऑडिटर और प्रोसेस्ड बाय क्लाइंट आईटी सिस्टम। यानी ऑडिटर एक डमी ट्रांजैक्शन क्लाइंट के आईटी सिस्टम में एंटर करता है, क्लाइंट का आईटी सिस्टम प्रोसेस करता है और ऑडिटर देखता है इसका रिजल्ट क्या है। एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद एक्सपेक्टेड। एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद अगर तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड के मुताबिक आए तो फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कि कंट्रोल स्ट्रांग है और अगर जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना आए, कंट्रोल वीक है। ठीक है? फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। कोई सिस्टम मुझे बता दीजिए। कोई सेल सिस्टम में हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट डाटा यूज़ करने जा रहे हैं। अब इसमें होगा क्या? हम क्लाइंट से पूछेंगे, "सर बताइए आपका सिस्टम क्या?" सर सेल सिस्टम में बहुत कंट्रोल्स हैं हमारे। क्या कंट्रोल्स हैं? सर हमने क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है डेटर्स की। डेटर्स की क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा का ऑर्डर आ जाए ना वो सिस्टम उसको प्रोसेस ही नहीं करता। हम क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा होना तो ऑर्डर नहीं प्रोसेस हमने कहा ठीक है। अब इसका टेस्ट डाटा कैसे यूज़ होगा सुनिए। मैं किसी डेटर को सेलेक्ट करूँगा मिस्टर ए और देखूँगा उसकी लिमिट कितनी है? उसकी लिमिट है 10 लाख। फिर मैं देखूँगा उसका एक्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? वो है 6 लाख। मैंने क्या किया? मैंने 5 लाख की क्रेडिट डमी सेल्स क्लाइंट के सेल्स सिस्टम में एंटर की। डमी ट्रांजैक्शन मैंने क्रिएट की, क्लाइंट की आईटी सिस्टम में एंटर की। देखा क्लाइंट ने इसको प्रोसेस किया कि नहीं। अगर एक्चुअल रिजल्ट ये आए कि प्रोसेसिंग हो जाए, तो सेल्स कंट्रोल्स वीक है। और अगर सिस्टम फौरी तौर पे इसको रिजेक्ट कर दे और एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दे, हायर मैनेजमेंट सर ये देखिए 2 नंबरी करने की कोशिश की गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल स्ट्रांग है। भाई क्लियर हुई ये बात? ठीक है? इसी तरह फर्ज़ कीजिए कि सेल्स सिस्टम में एक और कंट्रोल है। कंट्रोल क्या कंट्रोल है? कि जो सेल इनवॉइसेस प्रोसेस होंगी, वो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रूव्ड रेट पे प्रोसेस होंगी। मैं क्या करूँगा? मैं सेल्स की ट्रांज़ैक्शन अपनी तरफ से कोई रेट चेंज करके, उस रेट को एंटर करके देखूँगा। अगर मैं सेल्स सिस्टम का रेट चेंज करने के काबिल हो गया, यानी मेरा डमी रेट प्रोसेस हो गया, तो क्लाइंट कंट्रोल वीक है, वरना कंट्रोल स्ट्रांग है। ये समझा टेस्ट डाटा कैसे और भी एग्जांपल दीजिए और भी मैं आपको असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी कंट्रोल जो आपने पढ़ा होगा ना, उसमें आप उसको टेस्ट डाटा के ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें सिस्टम यूज़ हो सकता है आईटी सिस्टम। ठीक है? तो आपने खुद से भी ये प्रैक्टिस किया कि हमने जो कंट्रोल्स पढ़े हैं, सेल्स सिस्टम में पढ़े, परचेज़ में पढ़े, उसमें कौन-कौन सा कंट्रोल्स है जो आईटी सिस्टम के ज़रिए से टेस्ट हो सकता है और हम कैसे करेंगे? ठीक है? नहीं इसमें सेल्स सिस्टम की बात है, सेल्स सिस्टम, परचेज़ सिस्टम, पेरोल सिस्टम, इन्वेंटरी सिस्टम। पेरोल सिस्टम पेरोल सिस्टम में कंट्रोल होता था रेंज रेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एम्प्लॉयी के अंदर एक डमी अमाउंट एंटर करूँगा, जो कि उसकी रेंज से अमाउंट को बाहर ले जाएगी। रेंज से बाहर ले जाएगी या कम होगी, डिपेंड करता है क्या चेक करना चाहते हैं। अगर तो मैंने अमाउंट एंटर की और रेंज फर्ज़ कीजिए 50 लाख से 2 लाख थी, मैंने इंटेंशनली डमी ट्रांज़ैक्शन है जानबूझ के 5 लाख की एंटर की। अगर उसकी पेरोल प्रोसेस हो जाती है, कंट्रोल वीक है और अगर प्रोसेसिंग नहीं होती, कंप्यूटर उधर ही उसको रोक लेता है और एक्सेप्शन रिपोर्ट या एरर रिपोर्ट जनरेट कर देता है। कंट्रोल स्ट्रांग है। क्लियर हो गया किस तरीके से आप इसके अलावा उसने आपको और भी एग्जांपल दिए हैं। कहता है सेल्स सिस्टम में क्रेडिट लिमिट एक डमी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट लिमिट से ज्यादा की होगी, देखेंगे सिस्टम उसको प्रोसेस करता है कि एरर रिपोर्ट इन्वेंटरी बैलेंस मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल होता है ना कंट्रोल पड़े थे। तो हम एक फेक इन्वेंटरी इशू रिकॉर्ड करेंगे जो कि इन्वेंटरी के बैलेंस को मिनिमम से नीचे ले आएगा और हम देखेंगे कि क्या परचेज ऑर्डर इशू होता है कि नहीं होता या मैनेजमेंट को ये सिग्नल जाता है कि इन्वेंटरी कम हो गई है परचेज कीजिए।
अगर तो परचेज ऑर्डर इशू हो जाए, कंट्रोल स्ट्रांग है। और अगर परचेज ऑर्डर इशू नहीं होता, प्रोसेस भी हो गया, कोई एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई, जो ये हाइलाइट कर रही हो कि इन्वेंटरी का बैलेंस कम हुआ है, कंट्रोल ठीक है। ठीक है? अच्छा ये है डमी ट्रांजैक्शन, टेस्ट डाटा की डेफिनेशन डमी ट्रांजैक्शन, लेकिन हमेशा लाज़मी नहीं है कि ट्रांजैक्शन डमी ट्रांजैक्शन के ज़रिए से ही कंट्रोल टेस्ट हो। बात औकात जेन्युइन ट्रांजैक्शन को भी आप दरमियान में रोक लेते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो रही है कि नहीं। जैसे ट्रांजैक्शन है, आपने सेल्स ऑर्डर जेन्युइन है, उसकी गुड्स ड्यू डेट पे डिस्पैच हो गई थी, अब सिस्टम में ड्यू डेट भी आ गई होगी ना, ड्यू डेट पे डिस्पैच हो गई थी। आपने कहा जी इसकी डिस्पैच गुड डिस्पैच नोट को डिलीट कर दो। या यूँ कह लें कि आपने एक ऐसा सेल्स ऑर्डर डमी सेल्स ऑर्डर एंटर किया जिसकी जो पास्ट डेट का था ड्यू डेट आज की रखी और देखा आज की डेट में जब गुड डिस्पैच नोट नहीं बना, तो क्या ये सिस्टम इस तरह की सारी ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर रहा है? क्योंकि एक अच्छे सेल्स सिस्टम में ऐसे सारे सेल्स ऑर्डर जिनके गुड्स ड्यू डेट पे डिस्पैच नहीं हुई वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। मिले? या अगर मैं कहूं भाई सिस्टम आप मुझे ऐसे सारे गुड डिस्पैच नोट एक्सट्रैक्ट करके दो जिनकी सेल इनवॉइस नहीं बनी। अगर सिस्टम में ये ऑप्शन है कि वो आपको ऐसे सारे गुड डिस्पैच नोट आइडेंटिफाई करके दे सकता है जिसकी सेल इनवॉइस नहीं बनी, सिस्टम स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग है। चलिए एंड में छोटी सी एग्जांपल, अगर आईटी सिस्टम कॉलेज में इंस्टॉल नहीं हुआ और ये चेक करना है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस नहीं दी, तो क्या करें मैन्युअली हर एक से कभी फीस दिखाई है इंस्टॉलमेंट और आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने सर घर आ लिया, आगे का बताओ चेक करते हैं ऐसे। लेकिन अगर एज्यूम कीजिए यही सारा डाटा आईटी सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, अगर उस आईटी सिस्टम में ये ऑप्शन है कि जिस कस्टमर की भी जिस स्टूडेंट की भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसकी लिस्ट जनरेट कर दो, तो आपके ख्याल में सिस्टम क्या है? स्ट्रांग है। और अगर उसमें ये ऑप्शन नहीं है तो फिर सिस्टम वीक है। तो हम ज्यादातर कंट्रोल्स को याद रखिए टेस्ट डाटा के जरिए से ही चेक करते हैं, लेकिन बाद कुछ कंट्रोल्स की नेचर ऐसी होती है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम कुछ लिस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वो लिस्ट एक्सट्रैक्ट हो रही है तो कंट्रोल स्ट्रांग। कंट्रोल प्रैक्टिकली आपको एक बात बता दूं, कंट्रोल किसी चीज के ऊपर एक नहीं होता, मल्टीपल कंट्रोल होते हैं। और हम अभी तो आपको सिर्फ इतना बताया ना, एक कंट्रोल की बेस पर डिसीजन कर लो। प्रैक्टिकली हम बात होता है हम एक सीफा की टर्म यूज करने लगा हूं, कंपनसेटरी कंट्रोल होते हैं। एक लेवल पे कंट्रोल नहीं लगा, दूसरे लेवल पे कंट्रोल लगा होता है। जैसे सेल सिस्टम में कंट्रोल होना चाहिए कि लिमिट से जो डेटा की लिमिट है ना, उससे ज्यादा का सेल एक्सेप्ट ना करो। उसने एंटर किया, सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, एग्जाम में आप क्या लिखेंगे? कंट्रोल वीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि क्या कोई मजीद और चीज है जो से रिलेट, क्योंकि एक होता है कंट्रोल की डिफरेंट टाइप्स, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है डिटेक्टिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल हो गया, क्लाइंट कहता है सर लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, हमारा मंथ एंड में सिस्टम को कमांड देते हैं कि ऐसे सारे कस्टमर जिनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस उनकी क्रेडिट लिमिट से एक्सीड हो रहा है उसकी लिस्ट निकाल के दे दो, उसकी लिस्ट निकाल के दे दो। अब बताइए, अब कंट्रोल क्या वीक है कि स्ट्रांग है? स्ट्रांग। या कम से कम आप ये कहेंगे मॉडरेट है। प्रिवेंटिव कंट्रोल वीक था, डिटेक्टिव कंट्रोल स्ट्रांग। एक चीज को प्रैक्टिकली याद रखिए, एग्जाम के लिए नहीं बता, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। एक से ज्यादा कंट्रोल भी अप्लाई होता है, हमने कलेक्टिव एनालिसिस करके कंक्लूजन देना होता है कि इस सिस्टम में कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। जैसे आपको याद है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की केस स्टडी होती थी, हमने बताना होता था कि इफेक्टिव है, उसमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में कुछ प्लस पॉइंट होते थे, कुछ माइनस होते थे, हम दोनों हाईलाइट करते थे और एंड में फिर कंक्लूजन देते थे कि प्लस ज्यादा है तो फिर हम कहते थे चलो रिलाई कर लेते हैं, माइनस ज्यादा हम कहते थे रिलाई नहीं करते। ठीक है? अच्छा कोई और एग्जांपल, ये सेल्स सिस्टम की बता दी, क्रेडिट नोट की, क्रेडिट लिमिट की बता दी, इन्वेंटरी बैलेंस की भी, डिस्पैच नोट विदाउट इनवॉइस ये भी बता दी। क्लियर? परचेज सिस्टम में क्या है? ऑर्डर एक्सीडिंग अथॉरिटी लिमिट। चलिए अब मेरा भाई आप बताइए, आप हैं ऑडिटर हमारे, मैं क्लाइंट हूं, आपने कहा सर आईटी सिस्टम यूज करते हैं, हमने कहा बिल्कुल आज की दुनिया में कौन नहीं यूज करता आईटी सिस्टम, बिल्कुल यूज करते हैं। तब बताइए परचेज सिस्टम का ऑडिट कर रहा हूं, कंट्रोल है? हमने कहा बिल्कुल कंट्रोल है, हमने मुख्तलिफ चीजें बाय करते रहते हैं, कभी 1000 की, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 20,000, हमने अथॉरिटी लेवल रखे हुए हैं। ये जो मैनेजर अकाउंट है, ये इसके पास 10,000 की चीजें बाय करने की अथॉरिटी है, 10,000 से ज्यादा की चीज बाय करनी हो ना तो अथॉरिटी इसकी नहीं है, सीएफ होगी। आपने इस कंट्रोल को टेस्ट करना है, परचेज से रिलेटेड है ना, कैसे करेंगे? एक डमी 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 एंट्री करेंगे, किस अमाउंट की? इन भाई का आईडी लेंगे, इन भाई की आईडी से एक डमी ट्रांजैक्शन परचेज की, कितने? 12,000 की, 12,000। और देखेंगे बिल्कुल देखेंगे क्या ये परचेज अप्रूव हो गई, प्रोसेस हो गई। अगर परचेज प्रोसेस हो गई तो ठीक, और अगर परचेज प्रोसेस नहीं हुई और कोई ना कोई एरर रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होगी, कंट्रोल स्ट्रांग है। सिंपल देखिए, छोटी-छोटी एग्जांपल है। हमारे आईटी ये ना समझे बड़ी कॉम्प्लेक्स कोई चीज है, बड़ी कॉम्प्लेक्स छोटी-छोटी एग्जांपल है। मेन कांसेप्ट समझ आ जाए आप कुछ भी कंट्रोल बता सकते हैं। इनवॉइस विद इनवैलिड सप्लाई कोड, इसका कंट्रोल बनाइए, इसका कंट्रोल बताइए। ठीक है? आपने पूछा सर बताइए आपकी कंपनी में परचेज सिस्टम में कंट्रोल है? बिल्कुल कंट्रोल है कि कोई भी परचेज इनवॉइस जब तक अप्रूव्ड लिस्ट का में उसका नाम नहीं होगा ना, वो परचेज प्रोसेस नहीं होगी। अथॉरिटी वाला कंट्रोल इन्होंने चेक कर लिया। अब अप्रूव्ड सप्लायर वाला आप चेक कीजिए। मैनुअली तो हमने पढ़ा था ना कि सैंपल सेलेक्ट करेंगे परचेज इनवॉइस का और खुद चेक करेंगे नाम अप्रूव्ड लिस्ट में आ रहा है कि नहीं मैनुअली में। अब आईटी सिस्टम में कैसे चेक करेंगे? ये तो मैनुअली हो जाएगा कि आपने इनवॉइस में से देखा नाम जो आ रहा है वो लिस्ट ऑफ सप्लायर में आ रहा है कि नहीं। ये चीज हम क्या करेंगे, इनवॉइस प्रिपेयर करते हुए एक इनवैलिड सप्लायर का कोड डाल देंगे, देखेंगे एंट्री प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। अगर एंट्री प्रोसेस हो जाए इनवैलिड कोड से भी, इसका मतलब है जो जेन्युइन फेक सब कुछ चल रहा है इधर, सब कुछ चल रहा है। तो ये है कैसे आपने अपनी ऑडिट में कंट्रोल को टेस्ट करते हुए कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है। अभी क्लियर? अच्छा मुझे एक चीज की तसल्ली दे दे, अगर तो उसने यही एग्जांपल पूछ ली तो छाप ही देंगे ना, लेकिन प्रोबेबली वो इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल पूछ लेता है पेरोल की फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल बता देंगे उधर बैठे बैठे आपके जहन में आ जाए चैप्टर 10 उसके सॉरी ये है कंट्रोल है, ये तो चैप्टर 12 उसमें कंट्रोल पढ़ाए हुए मैंने। अच्छा हर सिस्टम के पढ़ाए हैं कि सिर्फ कुछ के पढ़ाए हैं, कुछ के नहीं? जितने सिलेबस में थे सारे 5 और उसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज भी पढ़ाए हैं, बाद डिपार्टमेंट वाइज भी कंट्रोल पूछ सकता है। आपने सिंपल क्या करना है, चैप्टर 10 में जाके कंट्रोल जहन में आ जाए और फिर ये 12 में जाके कंट्रोल जहन में आ जाए और फिर ये डिसाइड करना है मैं कौन सा कंट्रोल कंप्यूटर के जरिए परफॉर्म करूं। क्लियर कहानी? चलिए आगे चलते हैं। वो कहता है ये टेस्ट डाटा, अच्छा कैसी लगी आपको टेस्ट डाटा अप्रोच? अच्छी लगी ना? ये कंप्यूटर हमें काम है, हम बैठे बैठे सिर्फ पे एंड बटन दबाते हैं, कंट्रोल पता चलता है स्ट्रांग है वीक है, कंट्रोल स्ट्रांग है वीक। लेकिन कहता है इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये आपको उस वक्त के कंट्रोल्स का तो एविडेंस देगी जिस वक्त जाके आप चेक कर रहे हैं। पूरे साल में काम होता है ठीक। अब मुझे खुद बताएं, 1 मिनट है आप गए एंड पे नवंबर दिसंबर के महीने में, शुरू के 10 महीने नहीं गए, नवंबर दिसंबर के महीने में आपने देखा क्रेडिट लिमिट का कंट्रोल सही काम कर रहा था। क्या ये इस बात का सबूत है कि पिछले 10 महीनों में भी काम ठीक चल रहा था?
पिछले 10 दिन हो तबाही हो, जैसे उनको पता चला आने वाले ने सारे बटन ऑफ कर दिए तबाही वाले और अच्छे वाले बटन सारे ऑन कर दिए। वैसे हो सकता तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है टेस्ट डाटा में, ये जिस वक्त यूज हो रहा होता है उस वक्त एविडेंस आपको दे देता है, लेकिन पिछले पूरा साल क्या होता है इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो हमें क्या मुझे बताइए, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एविडेंस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल का एविडेंस सिर्फ 1-2 महीनों के लिए चाहिए होता है कि पूरे साल के लिए? इसीलिए हम वही काम करते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले माल रोड पे करते हैं। अब तो सुनना बंद हो गया। क्या करते हैं, अब देखिए पुलिस वाला घर बैठा सोया है, कोई भी नहीं है उधर, माल रोड के ऊपर कोई पुलिस वाला नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं। जो भी गाड़ी व्हीकल कंट्रोल्स को बाईपास करती है उसकी तस्वीर, चालान नहीं होता, तस्वीर आ जाता, तस्वीर में वो भी आ जाता है और साथ में और बैठा वो भी आ जाता है। मेरा ना इसलिए मैंने बंद कर दिया। हाँ, पता नहीं यदि कोई जज भी आ गया। तो पिछले दिनों में सुना था कि शायद वो ना ये खत्म कर दिया, ई चालान सिस्टम खत्म कर दिया उन्होंने। बहरहाल तो ये आइडिया ऑडिटर्स को इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा हम भी ऐसा ही करेंगे। क्या हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने बनाया, सॉफ्ट उसको क्लाइंट के आईटी सिस्टम के साथ एम्बेड कर देंगे। एम्बेड एक आईटी की टर्म है, आईटी के लोगों के साथ मिलेंगे ना वो बार-बार ये टर्म यूज करेंगे। एम्बेड का मतलब होता है इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना। तो एम्बेडेड तो क्या करना, हल अच्छा हल क्या है, किस चीज का हल, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या रखेंगे फिर हल समझ आएगा। प्रॉब्लम ये थी कि हम टेस्ट डाटा जिस दिन जाके इस्तेमाल करते थे ना उस दिन का एविडेंस मिलता था। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला सिग्नल पे जिस वक्त खड़ा होगा ना उसे उस वक्त का एविडेंस मिलेगा कि गाड़ियां कंप्लाई कर रही हैं कि नहीं रूल्स को, लेकिन जब वो घर चला गया उसका एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, एम्बेड कर दिया अपने ट्रैफिक सिस्टम में कैमरा। हम भी क्या करते हैं, एम्बेड कर देते हैं क्लाइंट के आईटी सिस्टम में अपना एक कैमरा। उस कैमरा का नाम है एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज। एक दो और नाम भी आप बुक में लिखे होंगे वो देख लीजिएगा। एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी का मतलब ऑडिटर ने अपनी फैसिलिटेशन के लिए कोई चीज एम्बेड कर दी है। एम्बेड का मतलब किसके साथ जोड़ी है, क्लाइंट के आईटी सिस्टम के साथ। अब क्या होगा, जैसे ही क्लाइंट अपना आईटी सिस्टम का बटन ऑन दबाएगा हमारी एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज भी ऑन और क्लाइंट के सिस्टम को मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। जो ट्रांस है जैसे सेल्स सिस्टम में अगर एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी डाली है तो एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी में जो हमारा कैमरा होगा ना एम्बेडेड फैसिलिटी, वो रियल टाइम में ऑन द स्पॉट क्लोजिंग बैलेंस को और सेल्स ऑर्डर को कंपेयर कर रहा होगा साथ साथ। जहां-जहां पे ट्रांजैक्शंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कम जा रही हैं, वो क्रेडिट लिमिट से कम जा रही हैं, उनको जाने देगा। और जहां पे कोई क्रेडिट लिमिट से ज्यादा के अमाउंट की गई वो इन्फॉर्म नहीं करेगा, वो फौरन उसका लॉग मेंटेन कर लेता है, पिक्चर खींच लेता है और अपने पास डाटा में रख लेता है। इसी तरह अब देखिए हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमें नहीं पता क्लाइंट, लेकिन क्लाइंट की जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स को बाईपास कर रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। एंड पे जाके हमने सिर्फ एक काम करना होता है, जाते हैं जो समझ लीजिए ये यूएसबी है जो हमने क्लाइंट के आईटी सिस्टम के साथ लगाई है, एम्बेड किया। हम इस यूएसबी को निकालते हैं, अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और जो भी फाइल्स होती हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये क्लाइंट की पूरे साल की कंट्रोल वीकनेसेस है। अब देखिए अब आपको मसला हल हो गया कि पहले सिर्फ ऑन ऑब्जर्वेशन पूरे साल का एविडेंस है। इसमें प्रैक्टिकली दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये क्लाइंट की परमिशन की जरूरत है, क्योंकि बात क्लाइंट जो है ना वो कहता है भाईजान आप अपना सॉफ्टवेयर एम्बेड करेंगे ना, आपने अपना सॉफ्टवेयर एम्बेड किया उसके बाद धमाका हुआ, फिर ना आपका सिस्टम चला ना ही हमारा सिस्टम चला। बात सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं होते ना तो क्लाइंट से परमिशन ले लेनी चाहिए। क्लाइंट परमिशन दे देगा और फिर उसके बाद इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, वरना क्लाइंट ओपन करके सारा कुछ डिलीट कर देगा, कहेगा देखा सर हमारा सिस्टम कितना साफ सुथरा, इतना साफ, वो सिस्टम ही नहीं है, वो सारा डिलीट कर दिया उसने। तो ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। तो अच्छा आगे चलते हैं। सॉल्यूशन ये बता दिया ना आपको, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ये खास तौर पे एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज ना खास, अब आप में से कोई स्टूडेंट कह सकते हैं सर मेरे पास इससे भी एक आसान हल है, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज की जरूरत क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर वो क्या सर, ऐसा करते हैं कि ये रेंट पे जाएंगे, क्लाइंट के पूरे 10 महीनों की जो डॉक्यूमेंटेशन है पेपर बेस्ड वर्क उससे कंट्रोल टेस्ट कर लेंगे। पेपर की बेस पे भी तो कंट्रोल टेस्ट हो सकता है, उस बेस पे भी हो सकता है, लेकिन सम टाइम क्लाइंट देखिए जैसे जैसे आईटी एडवांस हो रही है ना पेपरलेस एनवायरनमेंट आ रहा है। अब तो आईटी अपने एग्जाम भी पेपरलेस लेना शुरू कर रहे हैं, तो क्लाइंट का भी सिस्टम जो है वो सम टाइम ऐसा होता है पेपरलेस होता है, पेपरलेस होता है। ठीक है, बैलेंस जो है अब बैलेंस ट्रांजैक्शन क्विकली चेंज हो रहे होते हैं। जैसे अगर आप देखें ना आपका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसका जो भी सेल्स सिस्टम है जिसमें सारे कस्टमर उनका बैलेंस डाटा कॉल रिकॉर्ड है वो सारे का सारा पेपरलेस एनवायरनमेंट में है। आप अपने डाटा क्विकली चेंज हो रहा होता है, आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, आप इस वक्त अपने पिछले महीने का 10 दिन पहले का 20 दिन पहले का बैलेंस चेक नहीं कर सकते। बैंकिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है, बैंकिंग सिस्टम में आप पिछले आप आज के दिन का भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, महीना पहले का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में आप अपने सिम का बैलेंस आज का चेक कर सकते हैं, बैलेंस क्विकली चेंज होता है। तो जब हमारा क्लाइंट ऐसा ना जिसका बैलेंस क्विकली चेंज हो रहा हो, कोई पेपर बेस्ड रिकॉर्ड भी ना रख रहा हो, तो उस वक्त हमारे पास कंट्रोल्स को टेस्ट करने की एक ही ऑप्शन है, क्या एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज। क्लियर हो गया, अच्छी चीज थी, पसंद आई, याद रखिएगा बिल्कुल। अब सॉफ्टवेयर भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम यूज्ड बाय ऑडिटर। ऑडिट सॉफ्टवेयर भी ऑडिटर का प्रोग्राम है, टेस्ट डाटा भी ऑडिटर का था, तो ये भी ऑडिटर का ही होगा प्रोग्राम, यानी ऑडिट प्रोफेशन में यूज होते हैं। टू एक्सट्रैक्ट एंड इंटरोगेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट, जिसका मकसद है क्लाइंट के आईटी सिस्टम से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना और उसे इंटरोगेट करना। इंटरोगेट करने का मतलब है वेरीफाई करना। चलिए अब उसने जो लिखा हुआ उसको गोली मारे, आपको प्रैक्टिकली कुछ बताता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट याद किए, आज तक आपको ऑडिट रिपोर्ट याद नहीं होगी, अभी करनी है आपने, करनी है। अच्छा आपको हमने रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स भी सीखा था कि आपको सारी रेशियोज और उनके फार्मूलाज याद हैं, नहीं ये वो भी याद करने हैं। अच्छा आगे चलते हैं, आपको कंफर्मेशन की दो टाइप्स पॉजिटिव और नेगेटिव याद है, उनकी ड्राफ्टिंग आती है, ड्राफ्टिंग आती है, आप लिख सकते हैं उसका पैराग्राफ पॉजिटिव कंफर्मेशन। मैंने कहा बताया था आपने ये दो तीन लाइन याद करनी है, नहीं की। चलिए इससे आगे और चलते हैं। आपके सामने बहुत सी पार्टीज हों डिफरेंट कैटेगरी, उसमें से सैंपल सेलेक्ट करना हो, रूल याद है कैसे सेलेक्ट करते हैं, अनयूजुअल स्ट्रैटिफाई करते हैं। अच्छा स्ट्रैटिफाई किसने करना है, आपने। उसमें से लार्ज वॉल्यूम को देख देख के कौन सी बड़ी ये लार्ज वॉल्यूम या अनयूजुअल आइटम तलाश करना इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली आपको अगर सिर्फ ज्यादा नहीं 100 सफों का जनरल लेजर मिल जाए ना, ज्यादा नहीं 100 सफों का पूरे साल का है, हाँ जी 100 सफों का सिर्फ छोटा सा जनरल, और आपसे कहा इसमें से लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन देखो कौन सी है, सब आप पलटे पलटे ही आगे 2 घंटे निकल जाएंगे, उसको भी स्कैन करना तो और बात है ना?
ये सारे काम विद इन सेकंड्स भी हो सकते हैं अगर आप ऑडिट सॉफ्टवेयर ऑडिट सॉफ्टवेयर है क्या? सिंपली देखिए जो किताब में लिखा है तकरीबन वही बातें, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, फिर जो किताब में लिखा है पढ़ लीजिएगा वो भी वही है। कौन सा ऐसा सेक्टर है, प्रोफेशन है जिसका ऑडिट सॉफ्टवेयर